थे आपके लैंड रिफॉर्म्स। पहला वाला लैंड रिफॉर्म जो जमींदारी सिस्टम था, ठीक है, जो जमींदारी सिस्टम था कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर देना, वो तो अच्छे से हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया से कर दिया। पर जो सेकंड वाला था ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, या फिर गरीब लोगों से, अमीर लोगों से लैंड लेके गरीबों को दे देना, खास करके ये थर्ड वाला, ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ठीक है, दैट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। रीज़न सोचो क्यों? बिकॉज नोबडी वांट्स, कोई भी अपनी हिस्से की प्रॉपर्टी नहीं दे सकता किसी को, ठीक है, ये तो आपको रीज़न पता लग गया। अब ये जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ ना, अमीरों से लैंड लेके गरीबों के दे देना, इसके वजह से क्या हुआ फ्रेंड समझो, इसके वजह से एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाई। That this particular thing became an obstacle on the way of agricultural growth, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पढ़ो, सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेन मोटिव क्या है? सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेन मोटिव है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज सेट करना रूरल एरियाज़ के अंदर, और रिकमेंडेशन एंड रिकमेंडेड, और क्या रिकमेंड किया कि पब्लिक सेक्टर का रोल ना इन्हांस कर दो, क्या कर दो, पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ा दो, ठीक है, इन्होंने ये बोला। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सेकेंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्री सेट करनी है, कहाँ पे, रूरल एरियाज के अंदर, और दूसरा रोल बढ़ा दो पब्लिक सेक्टर का। It was criticized for the creation of prosperity in the urban and industrial sections at the cost of rural welfare. छोड़ दो, इतना याद रखो बस कि कई बार क्रिटिसाइज किया जाता था कि अर्बन एरियाज़ के अंदर जो तुम प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहे हो, सारा डेवलपमेंट अर्बन एरियाज़ के अंदर कर रहे हो, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ रूरल वेलफेयर, रूरल के लोगों को तंग करके, ठीक है, उनको पिछड़े इलाके में छोड़ के अर्बन के अंदर इंडस्ट्री सेट कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, डेवलपमेंट कर दो, दैट इज़ रॉन्ग। डेवलपमेंट करो अर्बन में, बट ये नहीं कि रूरल एरियाज़ की बलि चढ़ा के, ऐसा नहीं, ठीक है। ये पॉलिसी बढ़िया थी कि हाँ हम हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे रूरल सेक्टर में, ठीक है, बट ये इसकी जो बट ये पॉलिसी फेलियर साबित हुई। फेलियर क्यों? क्योंकि ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं की गई थी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, कांग्रेस के अंदर ना, कांग्रेस का ना आबादी सेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? मद्रास के अंदर हुआ था। इसने क्या कर दिया? डिक्लेयर दैट द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज इट्स गोल। इस सेशन के अंदर अब पूछ देंगे इन विच सेशन द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द सोशलिस्टिक पैटर्न एज इट्स गोल। तो आपने क्या करना है? आबादी सेशन। बताती हूँ, इम्पॉर्टेंट होती हैं चीज़ें, सुन लिया करो। आबादी सेशन पास्ट ऑन इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन डिक्लेयर्ड दैट द सोशलिस्टिक पैटर्न, ठीक है, इफ सोशलिस्टिक पैटर्न वाज इट्स गोल, दिस वाज रिफ्लेक्टेड इन, और यही चीज़ इनकी सेकेंड 5 ईयर प्लान में रिफ्लेक्ट हुई। कैसे हुई? सोशलिस्टिक पैटर्न समवेयर मीन्स सोवियत यूनियन की तरह सिस्टम, मतलब कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा। किसका इंटरफेरेंस ज़्यादा? गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा। जैसे कैसे? सोवियत यूनियन के अंदर सरकार ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन ने कंट्रोल किया हुआ था लोगों को, तो इन्होंने यहाँ पे पहले डिसाइड कर दिया कि सोशलिस्टिक पैटर्न हम फॉलो करेंगे, ठीक है, आबादी सेशन के अंदर बोल दिया। अब जब बच्चों ये चीज़ बोली ना, ये चीज़ बोल दी, अब यही चीज़ इनके सेकेंड 5 ईयर प्लान में भी दिख रही है। कैसे दिखी? ये देखो इस वर्ड से, इन्हांस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। रिलेट कर पा रहे हो तो कर, नहीं कर पा रहे तो करने की कोशिश करो, रट्टा मत मारो। आबादी सेशन में डिक्लेयर कर दिया क्या? सोशलिस्टिक पैटर्न। सोशलिस्टिक पैटर्न मतलब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ज़्यादा, गवर्नमेंट ज़्यादा रोल प्ले करेगी, ठीक है। और यहाँ पे यही चीज़, और ये चीज़ इनको हमको कहाँ दिखी? यही सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की गवर्नमेंट ज़्यादा रोल प्ले करेगी, ठीक है, ऐसा सारी चीज़ें, ज़्यादा वेलफेयर करेगी, ये चीज़ हमको सेकेंड 5 ईयर प्लान में दिख के आई। कैसे? जब उसने अपनी इस चीज़ों को ऑब्जेक्टिव बनाया, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इवन इन द रूरल एरियाज। बच्चा एक एक लाइन को ना, एक एक वर्ड को पढ़ा करो, इवन इन द रूरल एरियाज। इवन मतलब कि हैवी इंडस्ट्रीज सेट करनी है इवन इन द रूरल एरियाज, रूरल एरियाज के अंदर भी,
which is showing the welfare of rural people. Okay. Second, recommended to enhance the role of the public sector. ठीक है, ये दो चीजें क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? सोशलिस्टिक पैटर्न. समझ गए? दैट्स ऑल. नेक्स्ट चीज देखो. नेक्स्ट चीज है शॉर्टकमिंग्स क्या थी सेकेंड 5 ईयर प्लान की. India was technologically backward, so it had spent its precious foreign exchange to buy technology from global market. Industry attracted more investment than agriculture. The possibility of food shortage loomed large. सुनो क्या कह रहे हैं. देखो, बढ़िया है हम इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं. इंडस्ट्री सेट कर रहे हो, बट आपके पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है ना. यू डोंट हैव गुड टेक्नोलॉजी. आप टेक्नोलॉजिकली उस टाइम इतने बढ़िया नहीं हो. ठीक है, यू आर नॉट गुड टेक्नोलॉजिकली. ठीक है, और आप सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज, सारा का सारा पैसा उस टेक्नोलॉजी को बाय करने के लिए लेके आ रहे हो. शॉर्टकमिंग्स क्या थी? पहला शॉर्टकमिंग ये थी कि इंडिया टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है. इंडिया टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है. दैट्स फाइन इफ इट्स बैकवर्ड. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए बाहर से मंगवा रहा है. ठीक है, तो इससे उसका फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो रहा है. और सबसे बड़ी बात, वो ज़्यादा सारी की सारी टेक्नोलॉजी या सारी की सारी डेवलपमेंट ना अपनी इंडस्ट्री के अंदर कर रहा है. सेकेंड 5 ईयर प्लान में सारा का सारा फोकस इंडस्ट्री के अंदर शिफ्ट हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ? जिसके वजह से एग्रीकल्चर के अंदर फिर डाले पड़ गए. एग्रीकल्चर फिर ठप हो गया. एग्रीकल्चर के अंदर फिर फूड शॉर्टेज आ गई. अब समझ पा रहे हो बच्चे पार्टी? इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान के वजह से कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन आया. माइंड को चलाओ, रट्टा मत मारो यार. कम ऑन, आप में से कितने लोग होंगे जो हमारे फ्यूचर IAS ऑफिसर्स भी बनोगे? एंड फ्यूचर IAS ऑफिसर्स डू नॉट लुक नाइस इन क्रैमिंग द थिंग्स, रेट द थिंग्स. तुमको आगे जाके यही करना है. समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? मैं दोबारा बताती हूँ. सेकेंड 5 ईयर प्लान में एक ड्रॉबैक ये थी कि देखो, सबसे बड़ी बात, ऑब्जेक्टिव उसका क्या था? इंडस्ट्री सेट करना. क्या ऑब्जेक्टिव था उसका? इंडस्ट्री सेट करना. समझ रहे हो ना? क्या ऑब्जेक्टिव था? इंडस्ट्री सेट करना. इंडस्ट्री सेट करने के लिए आपको क्या चाहिए थी? टेक्नोलॉजी चाहिए थी. ठीक है, तो उन्होंने सारा का सारा पैसा फॉरेन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी लेके आने में कर दिया. सेकेंड 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री पे इतना ज़्यादा फोकस कर दिया कि एग्रीकल्चर पे फिर से डाले पड़ गए. एग्रीकल्चर पे फिर से डाले पड़ गए. फूड शॉर्टेज इतनी ज़्यादा होगी कि अब धीरे धीरे हमको क्या दिखेगा? ग्रीन रेवोल्यूशन. क्या दिखेगा? ग्रीन रेवोल्यूशन. व्हाट वी विल सी? ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, अब देखो, द इंडियन प्लानर्स फाउंड बैलेंसिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर रियली डिफिकल्ट. अब इंडियन प्लानर्स को दिक्कत हो रही थी कैसे वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को इकट्ठे चलाएं. एग्रीकल्चर भी डेवलप रहे, इंडस्ट्री भी डेवलप रहे. थर्ड प्लान वॉज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड. देखो भाई, अब यहाँ से और रिलेट करो तुम. मैं चीज़ों को रिलेट करा देती हूँ आपको. एक्सपोर्ट, थोड़ी सी एक्सपोर्ट, हल्की सी सिर्फ. पहला, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पे ज़्यादा के ज़्यादा स्पेंडिंग की. ठीक है, जिसके वजह से फूड शॉर्टेज होने लगी. थर्ड 5 ईयर प्लान का भी यही ऑब्जेक्टिव था, सेम ऑब्जेक्टिव था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसके वजह से और फूड शॉर्टेज होने लगी. क्यों? क्योंकि फिर से वही पैसा सारा का सारा इंडस्ट्री के ऊपर लगा रहे हैं, बाहर से टेक्नोलॉजी मंगवा रहे हैं. एग्रीकल्चर पे किसका ध्यान ही नहीं है, खाने पे लाले पड़ी जा रहे हैं. कैन यू इमेजिनिंग दैट थिंग्स? Some people thought that the industry was wrongly given priority over agriculture. कुछ लोग तो सोचते थे कि नहीं यार, इंडस्ट्री को बेफालतू की प्रायोरिटी दे रहे, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दो. There were also those who wanted to focus on agriculture related industries rather than heavy industries. कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड इंडस्ट्रीज लेके आओ. इंडस्ट्री सेट करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, करो, बट एग्रीकल्चर के रिलेटेड इंडस्ट्रीज को सेट करो और हैवी इंडस्ट्रीज को मत करो. समझ रहे हो? इसी 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 और थर्ड 5 ईयर प्लान के वजह से फूड शॉर्टेज होने लगी. क्यों? क्योंकि सारा ध्यान, सारा पैसा इंडस्ट्री पे लेके आए जा रहे थे और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लेके आ रहे थे. समझ रहे हो ना मुझे? नेक्स्ट, की कंट्रोवर्सीज क्या थी? द स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट रेज 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस.
ठीक है, जो भी आप 5 ईयर प्लान्स कर रहे थे, ठीक है, या कुछ भी कर रहे थे, अब 2 चीज़ें मन में आ गई थी उन लोगों के भी। क्या क्या थी, अब वो देखो। पहला था एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। क्या था पहला, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। फर्स्ट वाज एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज। पहली कंट्रोवर्सी ये थी, पहली लड़ाई ये थी उनके अंदर कि हमको एग्रीकल्चर को डेवलप करना है या कि हमको इंडस्ट्री को डेवलप करना है। पहला झगड़ा इस कारण हो रहा था। दूसरा झगड़ा इस कारण हो रहा था कि जो भी हमने डेवलपमेंट करनी है, एग्रीकल्चर को करनी है या इंडस्ट्री को करनी है, ये डेवलपमेंट करनी तो करनी किसने है, पब्लिक सेक्टर ने करनी है या प्राइवेट सेक्टर ने करनी है। समझ रहे हो मेरी बातों को, ठीक है। अब देखो, अब इस चीज़ों को पढ़ते हैं। पहले एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री क्या कह रहे हैं हम वो देखते हैं। पहले अपने आप को छोटा करूंगी मैं। ओके, may thought, see, many thought that the second 5-year plan, many thought that the second 5-year plan lacked an aggregating strategy for development and emphasized the industry, okay, and emphasized industry caused agriculture and rural India to suffer। सबको पता है सेकेंड 5-year प्लान में हमने सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ही फोकस किया था, ठीक है, जिसके कारण सेकेंड 5-year प्लान में हमने सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर ही फोकस किया था, जिसके कारण एग्रीकल्चर सफर हुआ। अब देखो, अब व्यू पॉइंट देखेंगे हम उन लोगों के, ठीक है, जो अपने अपने व्यू पॉइंट्स बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना चाहिए या इंडस्ट्री के ऊपर। पहले है गार्डियन इकोनॉमिस्ट जेसी कुमारप्पा। कौन है, जेसी कुमारप्पा। इन्होंने अपना एक व्यू पॉइंट दिया। इन्होंने बोला ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन करो ना ही एग्रीकल्चर करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो बट रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करो। क्या करो, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि इंडस्ट्री सारी की सारी रूरल एरियाज के अंदर सेट करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चौधरी चरण सिंह और कांग्रेस लीडर, जो जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के अपनी एक पार्टी बनाई भारतीय लोकदल, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक आइडिया दिया, कीपिंग एग्रीकल्चर एट द सेंटर ऑफ प्लानिंग फॉर इंडिया, कि आप इंडिया को एग्रीगेरियन सोसाइटी बनाओ। पहला क्या बोला, पहले वालों ने बोला जेसी कुमारप्पा, जो एक गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे, मतलब कि गांधीयन प्रिंसिपल्स से, गांधी जी को बहुत मानते थे, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। वो कहते थे रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करो। चौधरी चरण सिंह ने बोला कि एग्रीकल्चर को एक बेस बना दो हमारे लिए, ठीक है। अदर्स थॉट दैट विदाउट ड्रास्टिक इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देयर कुड बी नो एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। और कुछ कहते थे कि बिना इंडस्ट्रीज जगाए आप क्या नहीं कर सकते, आप पॉवर्टी से भाग नहीं सकते, बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर और द सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड्स द लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। समझ रहे हो बात। पहले ने कहा जैसे कुमारप्पा ने, जो गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे, कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दो। चौधरी चरण सिंह ने कहा नहीं, ये चीज़ नहीं करो, आप एग्रीकल्चर को ही फोकस मानो। फिर जो दूसरे बचे कुछ लोग थे वो कह रहे थे कि इंडस्ट्रीज पे ही फोकस रहने दो, क्योंकि पॉवर्टी से निकलने का तरीका एक ही है, अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इन्हांस करो। द स्टेट मेक लॉज ऑन लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पुअर इन द villages. It also proposed program of the community development and spent large sum on irrigation projects. अब क्या किया, स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लेके आती है, मैंने बता दिया आपको लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है पुअर लोगों के अंदर, ठीक है। कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत प्रोजेक्ट्स लेके आती है और बहुत अमाउंट ऑफ पैसा भी स्पेंड करती है इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए, बट वो भी फेलियर रहा। द फेलियर was not the failure was not that of a policy but its non-implementation। घूम फिर के बात यही आती है कि फेलियर पॉलिसी नहीं थी, द पॉलिसी वॉज नॉट द फेलियर बट इट्स नॉन इम्प्लीमेंटेशन। इसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ये फेलियर है, जिसके कारण पॉलिसी फेल हुई है, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे पॉलिसी गलत है,
लोगों के व्यूज़ को भी माना, ठीक है। चौधरी चरण सिंह के व्यूज़ को मानते हुए हमने एग्रीकल्चर पे फोकस दिया, ठीक है। हमने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन्हांस किए, बढ़ाए, पर तब भी क्या हुआ, तब भी ये प्रोजेक्ट टोटल फेलियर निकला, ये चीज़ें टोटल फेलियर निकली हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रही। They were of the view if the government had spent more money on agriculture, it would not have solved the problems of rural poverty. घूम फिर के क्या है, ना ये इधर के हैं ना ये उधर के, बट मेन क्रिटिसिज्म ये बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर को अगर आपने फॉलो किया भी है, अगर हम गांधी जी के जो चेले हैं जैसे कुमारप्पा, अगर हम उनकी बातों को मानते भी हैं, सॉरी जैसे कुमारप्पा कह गई, चौधरी चरण सिंह जो कांग्रेस लीडर है, जो कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए, उन्होंने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए, ठीक है, तो भी क्या हुआ, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और लोगों ने ये भी कहा कि अगर आप जितना मर्जी एग्रीकल्चर को डेवलप कर लो, वो रूरल पॉवर्टी, जो गरीबी है रूरल एरियाज़ के अंदर, वो चीज़ को नहीं ख़त्म कर सकता। मतलब कंक्लूजन क्या मिल रहा है, कंक्लूजन ये मिल रहा है द एग्रीकल्चर कैन नॉट, क्या नहीं कर सकता, एलिमिनेट पॉवर्टी, वो पॉवर्टी को ख़त्म नहीं कर सकता, रूरल पॉवर्टी को, ठीक है। आप समझ रहे मेरी बात को, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जितना मर्जी कर लो, एग्रीकल्चर रूरल पॉवर्टी को ख़त्म नहीं कर सकता। हम कोई भी कंक्लूजन पे आ ही नहीं पा रहे हैं, ये डिबेट्स है सिर्फ, तो इसको डिबेट्स की तरह ही पढ़ो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रख लो यहाँ पे, हु फॉर्म द भारतीय लोकदल, आपको ऐसे पूछेंगे चौधरी चरण सिंह, टेढ़ा क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था मुझे, जो चीज़ें लग रही थी वो यही है कि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे कि चौधरी चरण सिंह ने कौन सी पार्टी बना दी, बिकॉज दीज आर द डिबेट्स, नोबडी इज गोइंग टू आस्क दैट। या अच्छा ये पूछेंगे कि चौधरी चरण सिंह ने अपना फोकस जो है वो किस पे किया था, एग्रीकल्चर पे किया था, इंडस्ट्री पे किया था, ठीक है। या जो जैसे कुमारप्पा है वो मार्क्सिज्म को फॉलो करते थे, या वो गांधीयन थे, या वो लिबरलिस्ट थे, ऐसे चीज़ें पूछेंगे आपको, ठीक है। ये देखो, टेंशन मत लो, एमसीक्यू में मैं तुमको पूछूंगी, या जो भी लाइन एक एक लिखी है ना उसको अच्छे से पढ़ लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अब से दूसरी कंट्रोवर्सी क्या थी, कंट्रोवर्सी है, झगड़ा है, लड़ाइयाँ हैं, डिबेट है, डिस्कशन है। एमसीक्यूज में क्या पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे डिबेट का, बट जो डिबेट के अंदर जो बंदे बोल रहे हैं ना उनके बैकग्राउंड को पकड़ो, ठीक है। जैसे कि वो जैसे कुमारप्पा कौन से इकोनॉमिस्ट है, गांधीयन है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह ने क्या बनाया, लोकदल बनाया। अच्छा चौधरी चरण सिंह क्या कहता है कि एग्रीकल्चर होना चाहिए, अच्छा जैसे कुमारप्पा क्या कहता है रूरल होना चाहिए, ठीक है, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। बाकी चीज़ों को मैं आपको रिलेट करा रही हूँ, तो आई होप अजर्शन मेरे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे आपसे। अब पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर क्या है, अब ये पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। इंडिया नाइदर फॉलोड द कैपिटलिस्ट मॉडल नॉर द सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी, रादर मैंने बता चुकी हूँ मिक्स इकोनॉमी। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज वर लेफ्ट इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब देखो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में क्या आ गया, ATI, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। क्या आया, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, या कुछ भी नहीं ना, नहीं याद हो रहा ना, एक मिनट, टिया कर लो, लड़की का नाम होता है कई बार टिया, ठीक है। ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, इट्स टिया, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। प्राइवेट इंडस्ट्री के हाथ में क्या आया, ये वाली चीज़, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, टिया वाला याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। और स्टेट के हाथ में क्या आई, हैवी इंडस्ट्रीज, जैसे कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, ठीक है। रेगुलेटेड ट्रेड एंड मेड सम क्रूशियल इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स पब्लिक सेक्टर किस चीज़ को फुली कंट्रोल कर रही थी, स्टील को, मशीनरी को, ठीक है, रेलवेज को और कम्युनिकेशन को। इसको स्टील को, मशीनरी को, रेलवेज को और कम्युनिकेशन को,
ये जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स थे ना, ये किसके अंडर थे? ये आपके पब्लिक सेक्टर के अंदर थे। बट जो वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जो टिया थी, दैट इज ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये नहीं था कि इसमें प्राइवेट सेक्टर खुद गुंडे बने हुए थे, मतलब कि इनका खुद का खूब राज था इसके ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं था। चाहे ये तीनों चीज़ें इनके अंडर थी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, बट इनका फुल राज नहीं था इनके ऊपर, फुल कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल किसका था? कंट्रोल स्टेट का भी था। Private sector is allowed, private sector is dominant in these three activities, that is trade, industry and agriculture. But इनको govern कौन करेगा? इनको regulate कौन करेगा? इनको regulate state करेगी, क्योंकि हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या पढ़ा था? पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस को बढ़ा दो, और पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस 1991 तक बढ़ी ही रहेगी। बता दूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ बुक में, अब मैं वैसे बता रही हूँ, ठीक है। अब आपको ये पूछेंगे कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कौन सी इंडस्ट्रीज है? टिया, ठीक है। पब्लिक सेक्टर के हाथ में कौन सी है? स्टील, मशीनरी, रेलवेज, कम्युनिकेशन, स्मर्क, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूछेंगे क्या टिया जो है इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का फुल्ली कंट्रोल है, वो कुछ भी करे? नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। कैसे इंटरवीन कर सकती है? गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है आपको लाइसेंसिंग के थ्रू। कैसे? लाइसेंसिंग के थ्रू, और भी पॉलिसीज़ बना के प्राइवेट सेक्टर को तंग करेगी, उनको उनके काम के अंदर इंटरफेयर करेगी, ठीक है। टैरिफ लगा देगी उनके ऊपर, टैरिफ मतलब कि टैक्सेस लगा देगी, ठीक है, ऐसी चीज़ें। But the mixed model face the criticisms from left and right. Critics left and right क्या होता है बता दूंगी बाद में बताऊंगी। अभी के लिए सोचो कि लेफ्ट एंड राइट लोग हो गए, ठीक है। लोगों ने क्रिटिसिज्म की मिक्स मॉडल की भी, क्यों? क्रिटिक्स आर्ग्यूड प्लानर्स रिफ्यूज टू प्रोवाइड इनफ स्पेस टू द प्राइवेट सेक्टर। वही बात बताइए कि जो गवर्नमेंट है वो इनफ स्पेस ही नहीं दे रही थी प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर को ये सिर्फ 3 चीज़ें आई हैं, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, तो फुल्ली इसके ऊपर भी काम नहीं करने दे रही थी। प्राइवेट गवर्नमेंट जो थी इंटरफेयर करती थी, इनको गवर्न करती थी प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर की इन 3 एक्टिविटीज़ को, ट्रेड, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। पर कैसे? कैसे? इनके ऊपर टैरिफ लगा के, इनके ऊपर हाई टैक्सेस लगा के इनको कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, लाइसेंसिंग की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लगा के, ठीक है, कि अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर को खोलनी है तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको लाइसेंस देना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? एम आई मेकिंग यू क्लियर? ओके। There were also critics who thought that the state didn't do enough. The state intervened only in those areas where the private sector was not prepared. छोड़ दो इस चीज़ को। ट्रूली स्पीकिंग पढ़ाने को बढ़ा दो, बट काम की नहीं है, MCQs में पेपर आना है। जो चीज़ काम की है ना वो पढ़ लो, बस वही बहुत होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो मेजर आउटकम्स क्या थे। एक मिनट, बहुत बड़ा हो गया ये साइज। Land reforms did not take place effectively in most part of the country. Political power remained in the hand of landowning class, ये सबको पता है, and big industries continued to benefit and thrive, but the poverty did not reduce. कुछ भी नहीं आउटकम दिख रहे प्लानिंग कमीशन के, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स जो लेके आए थे वही लैंड रिफॉर्म्स ये चीज़ पूछेंगे आपको, फिर मत ब्लेम करना कि पढ़ाया नहीं, पढ़ाया मैंने था, आपने सुना नहीं। लैंड रिफॉर्म्स में क्या आता है? जमींदारी सिस्टम आता है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग आ जाता है, ठीक है, देख लो इस चीज़ को। एक आ जाता है आपका जमींदारी सिस्टम, शायद मैंने आगे दिखाया हो बट फिर भी आप देख लो, जमींदारी सिस्टम। फिर आ जाता है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। इन सभी के मतलब बता चुकी हूँ। थर्ड आ जाता है टू टेक अवे some of the land from the rich people, to take away some of the land from the rich people
एंड टू गिव इट टू दी पब्लिक पुअर पीपल, ठीक है। अब ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे ये अच्छे से इम्प्लीमेंट तो हो नहीं पाए, दिख रिया था ना सबने, ये अच्छे से इम्प्लीमेंट तो हो नहीं पाए ये लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। खास करके तीसरी वाला पहले भी बताया था, लोगों अमीर लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी दी ही नहीं, ठीक है। थोड़ा सा लैंड शेयर्स गरीबों को नहीं दिए, वो अच्छे से नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया, जिसके कारण क्या हुआ कि जितने भी पॉलिसीज़ बने हैं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा हुआ है और गरीब फिर मारा गया बेचारा। Though the Planning Commission and the national leaders realize the objective of economic development of a country and the well-being of the citizens, सबसे बड़ी बात कुछ नहीं है इस आउटकम्स के अंदर, इस आउटकम्स के अंदर यही बताया हुआ है। देखो नेक्स्ट वही लैंड रिफॉर्म्स है, अगला मैंने आपको करा दिया है। अभी मेजर आउटकम समझो, आउटकम्स क्या थे, किसके आउटकम्स, इन सभी चीज़ों के जो 5 ईयर प्लान्स थे इसके आउटकम्स यही था कि ये पॉलिसी अच्छी थी, पॉलिसीज़ बढ़िया थी, बट ये पॉलिसीज़ अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, ठीक है। क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रेशर की वजह से ये नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रही थी, ठीक है। इनका जो दबाव था बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, ये पॉलिटिक्स के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, बड़े बड़े अमीर लोगों का, जिसके कारण ना अमीरों को ही बेनिफिट मिलता गया और गरीब बेचारा और गरीब होता रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं the outcome was not good because of the lack of proper implementation of the policies, ठीक है। and this also resulted in one thing, rich was becoming more rich and the poor was becoming more poor। कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको ऐसा, आउटकम्स आप दो ही याद रखो, फेवर किया रिच रिच बन में थे, गरीब और गरीब हो रहा था, और यहाँ पे दूसरा ये था कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी पॉलिसीज़ की। अब सेकंड देखो लैंड रिफॉर्म्स क्या है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट पहला लैंड रिफॉर्म ये देख लो, दर्शन कर लो आप भी, एक मिनट लेट मी चेंज द पेन। पहला लैंड रिफॉर्म क्या था? पहला लैंड रिफॉर्म था यहाँ पे है, abolition of जमींदारी system। Second है consolidation of land, which means to bring the small pieces of land together in one place so that the farm size could become viable for agriculture, ताकि जो farm size है वो बड़ा हो जाए agriculture के लिए। Third क्या है? Laws were made to put an upper limit or ceiling to how much agricultural land one person can own. People with excess land managed to evade the law। पढ़ पा रहे हो? आ गया ना फ्लॉ, जो मैं तुमको बोल रही थी कि अमीरों का ही राज है। कैसे? ये देखो, इन्होंने ये बोला कि एक अपर लिमिट, मतलब कि एक लिमिट सेट की गई कि हर एक बंदे के पास एटलीस्ट इतनी लैंड होगी। अगर जिस बंदे के पास इस लैंड से ज़्यादा है तो उससे वो लैंड लेके अमीरों गरीबों के बीच में बांटी जाएगी, ठीक है। तो ये जो लॉ था ना अपर लिमिट वाला, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, बड़े बड़े लोग थे, वो तो इस चीज़ से बच जाते थे। आपको भी पता है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े लोग कैसे बचते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आई कांट स्पीक बट यू ऑल नो हाउ कुड दे इवेड देमसेल्व्स फ्रॉम लॉ, कैसे वो बचा लेते अपने आप को। तो जो ये अपर लिमिट या फिर ये जो सीलिंग लिमिट सेट की गई थी ना कि एक बंदे के हाथ में सिर्फ इतनी ही लैंड होगी, ठीक है, दैट वॉज बीइंग नॉट फॉलोड बाय दी रिच पीपल। समझ गए कि अगर सपोज एक बंदे के गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि बंदा सिर्फ 40 किलो लैंड रखूगा, इधर बाद जो किसी को ज़मीन हैगी है उन्होंने देखो तो दिती जाऊगी, उनसे ले ली जाएगी ये लैंड और गरीबों के बीच में बांटती जाएगी। तो अगर किसी के पास 100 किले ज़मीन है, 40 किले वो अपने पास रख सकता है, बाकी के 60 किले मतलब गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, 60 किले गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी और गवर्नमेंट बेच देगी। वो कैन यू इमेजिन, गवर्नमेंट बेच देगी क्या? गवर्नमेंट गरीबों के बीच में बांट देगी जिनके पास ज़मीनें नहीं है, लैंडलेस लेबर्स को। कैन यू इमेजिन, कौन ये चीज़ चाहेगा? तो डेफिनेट सी बात है 100 किले वाले लोग तो भागेंगे इस चीज़ से, वो कोई ना कोई तरीका देंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे कि वो इस चीज़ से बच पाए, ठीक है।
अब आ जाओ फूड क्राइसिस एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या है अब ये फूड क्राइसिस और ग्रीन रेवोल्यूशन? लेट्स स्टडी दैट। 1965 से 67 में बहुत फूड की कमी हो गई थी। देखो सारे के सारे मोस्टली जो 5 ईयर प्लान है 56 से लेके 61, 61 से लेके 66 तक आपके ये 2 5 ईयर प्लान कौन से 60 ये आपका 56 से लेके सेकेंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान, मतलब कि कंटिन्यूस 10 साल एग्रीकल्चर पे फोकस करते गए, सॉरी इंडस्ट्री पे फोकस करते गए, जिसके कारण मैंने पहले भी बताया फूड की शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, सारा का सारा पैसा इंडस्ट्रीज वगैरह पे लगाते गए ये लोग। ठीक है, टेक्नोलॉजी बाहर से खरीदते गए इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, और फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो गया, बहुत तगड़ा फूड स्कार्सिटी हो गई, फेमाइन हो गया, फेमाइन लाइक सिचुएशन आ गया कंट्री के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा फूड जो स्कार्सिटी थी ना वो किसके अंदर पाई गई? बिहार के अंदर। जो मरा वो कौन सी, जो स्टेट मरी वो कौन सी स्टेट मरी? वो मरी बिहार। कौन सी मरी? बिहार। ठीक है, फूड प्राइसेस बिहार के अंदर इतने ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, इनफैक्ट जो पंजाब और हरियाणा जो हब है, ठीक है, कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने का, व्हीट एंड राइस का, ठीक है, जहाँ पे चीज़ बन रही है उससे भी ज़्यादा महंगे बिहार में अनाज का प्राइस हो गया। कैन यू इमेजिन? इतना बड़ा हाल हो गया था। फॉर व्हीट एंड राइस द प्राइजेस इन द स्टेट, वही देखो, वर ट्वाइस और मोर देन द प्राइस इन द मोर प्रॉस्परस पंजाब। पंजाब के अंदर जहाँ पे व्हीट उगती है, राइस उगती है, वहाँ पे चीज़ सस्ती थी, बिहार के अंदर महंगी हो गई। ऑलरेडी शॉर्टेज हुई पड़ी है फूड की, वहाँ पे फूड प्रोडक्शन इतनी नहीं होती, तो चीज़ तो डेफिनेट सी बात है महंगी तो होगी, खाना तो सबने खाना है। जोनिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो लीड टू दी मेनी प्रॉब्लम। जोनिंग पॉलिसी क्या होती है? आप कह लो कि पर्टिकुलर होता है ना कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेड करने देना। सपोज इफ आई एम सिटिंग एट पंजाब, पंजाब से बिहार तक जाने देना फूड ग्रेन्स को, पंजाब से ये राजस्थान तक, महाराष्ट्र तक, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द जोनिंग पॉलिसी। अब ये जो जोनिंग पॉलिसी थी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाना, इसके वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, इट हैड द कॉन्सिक्वेंसेज दैट द गवर्नमेंट। अब सबसे बड़ी बात, फूड की इतनी तगड़ी शॉर्टेज है ना, इस चीज़ को समझो, फूड की इतनी तगड़ी शॉर्टेज होगी, इतना काम खत्म करो यहाँ पे, कि हमको बाहर से फूड ग्रेन इम्पोर्ट कराने पड़े, व्हीट एंड राइस हमको बाहर से मंगवाने पड़े, हमको फॉरेन की हेल्प लेनी पड़ी, यूएस की हेल्प लेनी पड़ी, इतने खाने को लाले पड़ गए थे। अब क्या हुआ? कंट्री यूएस पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है, यूएसए ने इंडिया को कहा कि तुम अपनी पॉलिसी चेंज करो, देन ओनली वी आर गोइंग टू हेल्प यू, तभी हम आपको हेल्प करेंगे। तो इंडिया ने पूछा ठीक है मैं पॉलिसी चेंज कर तो दूंगा, पर मुझे करना क्या होगा? उसने बोला, यूएस ने बोला कि जो तुम ये चीज़ इंश्योर करते हो ना कि तुम हेल्प करते हो वो फार्मर्स को जिनके पास नहीं है, या उन एरियाज में एग्रीकल्चर को डेवलप करने की कोशिश करते हो जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ज़ीरो है, मतलब कि जहाँ पे सॉइल बढ़िया नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे भी एग्रीकल्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर और क्या तुम कर रहे हो, या तुम जो लैंडलेस लेबर्स हैं उनको तुम पैसे दे दे के, ठीक है, उनको खेती बाड़ी करने को कह रहे हो, तुम ये चीज़ों को बंद करो। क्या मैंने सही सुना? क्या मैंने सही सुना? यूएस ने ये कहा? हाँ, यूएस ने यही कहा। यूएस ने यही कहा कि तुम जो सब्सिडीज दे रहे हो फार्मर्स को, ठीक है, ये चीज़ बंद करो। ठीक है, या फिर तुम जो एग्रीकल्चर को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो उन रीजन्स में जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बढ़िया ही नहीं है वो बंद करो। अच्छा, फिर मैं क्या करूँ? इंडिया पूछता है। तो यूएस जवाब देता है कि जोन से फार्मर्स के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और वो सही क्लाइमेटिक कंडीशंस में हैं, मतलब कि पहली बात जो फार्मर्स के पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको हेल्प करो, ठीक है, और जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बढ़िया हैं उनको हेल्प करो, और वहाँ पे एग्रीकल्चर को बढ़ाओ। यूएस तुम तो बहुत सियाने बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम बोल क्या रहे हो? तुमको आइडिया है ज़रा? फिर इनको क्या हेल्प करना? यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बढ़िया है,
ठीक है, ये प्रॉस्पेरस भी हैं, इनके पास पैसा है, खुद एग्रीकल्चर वो कर लेंगे, ठीक है, तो मैं इनको हेल्प करने के बजाय उनको करूँ ना। तो यूएस ने बोला अरे इंडिया बात तो सुनो, तुम इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, इनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, इनके पास क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता है, तो तुम इनको हेल्प करो, इनको डेवलप करो। अभी के लिए उनको भूल जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम छोड़ दो, बट अभी के लिए तुम भूल जाओ। अभी के लिए तुम्हारी कंट्री के अंदर शॉर्टेज हुई पड़ी है फूड की, ठीक है, दिमाग से सोचो, दिल से मत सोचो। क्या करो, जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं और जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बढ़िया हैं, तुम उन्हीं को ही डेवलप करने की कोशिश करो, उन लोगों को अच्छी टेक्नोलॉजीज दो ताकि ज़्यादा फूड ग्रेन्स वो ग्रो कर सके और तुम्हारी फूड शॉर्टेज ख़त्म हो सके। समझ रहे हो मेरी बात को? ये देखो, the new strategy was to adopted rather than giving aid to those farmers who were lagging behind it, and it was decided to put more resources on those areas which had good irrigation facilities, अच्छी climatic condition, अच्छी facilities हैं, and to those farmers who are well off, इनको मदद करो, इनको अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी दो जो क्यों, क्योंकि अभी तो वो एरिया ही बैकवर्ड है। पहले तुम क्या करोगे, पहले तुम वहाँ पे एरिया ठीक करने की कोशिश करोगे, फिर फार्मर्स को एड दोगे, वो ट्रैक्टर वगैरह खरीदेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं, सीड्स खरीदेंगे, ऐसी चीज़ें खरीदेंगे, फिर जाके वो एग्रीकल्चर करेंगे। अरे यार, इधर तो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑलरेडी अच्छी है, पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में क्लाइमेटिक कंडीशन ऑलरेडी कितनी बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्लाइमेटिक कंडीशन है, फार्मर्स भी रिच है, वेल ऑफ है, तुम इसको हेल्प करो, इनके पास एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो हैं, ट्रैक्टर, सीड जैसी चीज़ें। ये तो नहीं है कि इनके पास वो भी नहीं है, इनके पास सब है, ठीक है, तुम इसको हेल्प करो। पर ठीक है यूएस, इसके पास सब है तो है, अब मैं इसको हेल्प किस चीज़ में करूँ? अरे इंडिया, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा तुमको। हाँ बता ही दो यार, क्या करूँ यूएस? तो यूएस से कहता है कि तुम इनको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स दो, HYV सीड्स दो, ठीक है, क्या दो तुम इसको, कैसे हेल्प करो? HYV सीड्स, ऐसे सीड्स तो थे नहीं, HYV सीड्स जो तुम्हारी प्रोडक्शन को बढ़ाए, वैसे सीड्स दो इनको, इनको ऑल फर्टिलाइजर्स दो, बढ़िया वाले फर्टिलाइजर्स दो, पेस्टिसाइड्स दो, ठीक है, और इनको ऑल इरिगेशन फैसिलिटीज दो कम दाम में एट सब्सिडाइज रेट, ताकि तुम्हारी फूड शॉर्टेज खत्म हो सके। द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज नथिंग बट जस्ट टू इम्प्रोवाइज द कंडीशंस ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, by bringing HYV seeds, fertilizers, pesticides and better irrigation facilities at the subsidized rate. The government also gave guarantee to buy the produce of the farmers at a given price. यूएसए ने ये भी कहा कि तुम ना अब उनसे तुम प्रोड्यूस तो करवा रहे हो, वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, ठीक है, और अब तुम उनको ये भी गारंटी दो कि अगर कोई तुम्हारा अनाज नहीं खरीदता, हम तुम्हारा अनाज खरीदेंगे। एक प्राइस फिक्स कर दो कि इस प्राइस पे हम तुम्हारा हर साल इतना टन अनाज खरीदेंगे, ठीक है, मंडी से, और इसी चीज़ को ग्रीन रेवोल्यूशंस कहा गया। लास्ट टॉपिक्स हैं, अब इसको पढ़ लो। लेटर डेवलपमेंट्स, द डेवलपमेंट इन इंडिया टुक टर्न फ्रॉम द एंड ऑफ 1960s. द पीरियड from 1967 onwards witnessed many new restrictions on private industries. Now what they are saying that कौन सी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई? लेटेस्ट डेवलपमेंट्स 1960s के एंड में, हमको सबको पता है प्राइवेट सेक्टर पे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में पढ़ा, सारी कहानी इसी 5 ईयर प्लान के इर्द गिर्द है, सेकेंड 5 ईयर प्लान के इर्द गिर्द है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में पढ़ा कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की इंटरफेरेंस बढ़ गई है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर की इंटरफेरेंस बढ़ गई है, तो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर का जीना हराम कर दिया, नए नए रिस्ट्रिक्शंस आ गए प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, ठीक है। पहला पॉइंट क्या देखा हमने? पहला पॉइंट देखा कि न्यू रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट इंडस्ट्रीज। दूसरा ये देखा कि जो 14 नेशनल प्राइवेट बैंक्स थे जिसको नेशनलाइज कर दिया गया। अब पूछेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस हाउ मैनी
private banks were nationalized. We were right 14. The government announced many pro-poor policies, यह सबको पता है, ठीक है. पॉलिसीज तो उन्होंने बहुत सारी लॉन्च किया, वो तो कोई हद ही नहीं है, बस इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी कहीं ना कहीं करप्शन और ब्यूरोक्रेसी की वजह से. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो. साइड नोट्स आ जाओ. लास्ट है ये चीज़ें, साइड नोट्स रहेंगी आपकी, और उसके बाद आपका एडिट टॉपिक. फिर यू कैन बिकम हैप्पी लाइक दिस इमोजी, पर अभी नहीं, अभी पढ़ा है. साइड नोट्स क्या कह रहे हैं? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही होता है जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ी सी पावर दे के, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट्स को दे देते हैं. क्या कर देते हैं? जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर दे के स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो सकती है पावर की, तो डेफिनेट सी बात है, तो डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग भी होती होगी. ठीक है, अगर उनके पास अब पावर आ चुकी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के पास, तो अब वो प्लान भी कर सकते होंगे. ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखो, as now the decentralization of power is done. अगर अब decentralization of power आ चुकी है and some of the powers are taken from center and is given to the other levels of government, then it is natural the other governments of other levels of the government also gets the power and the authority to do planning. बहुत जेन्युइन है ये चीज़. तो इसी यही डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जो थी ना, केरला में हुई थी, और इसी चीज़ को वहाँ पे केरला मॉडल कहा जाता है. केरला की गवर्नमेंट ने वहाँ पे देखा कि उधर हेल्थ, एजुकेशन जैसी चीज़ें, ठीक है, बहुत लो है, लैंड रिफॉर्म्स बहुत कम है, ठीक है, इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, ठीक है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है. तो वहाँ पे उन्होंने ये सभी चीज़ों को डील करने के लिए सोचा कि वो अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी हेल्थ देंगे, अच्छा लैंड रिफॉर्म्स लेके आएंगे और इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करेंगे. लोगों की पर कैपिटा इनकम इतनी कम होने के बावजूद, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतनी कम होने के बावजूद, केरला के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कम होने के बावजूद केरला की गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही. किस चीज़ में? केरला की गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही इन ब्रिंगिंग दी हाई लिटरेसी रेट. ऑलमोस्ट वो 100% लिटरेसी रेट कवर करने लगे थे, बट दे हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया. ठीक है, वो एजुकेशन में हाई रही, गुड हेल्थ में रही, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की. ठीक है, और जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, जैसे जो बच्चे की डेथ हो जाती है बिलो द एज ऑफ 1, इसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मतलब बच्चा, मोर्टालिटी सोशियोलॉजी में पढ़ोगे आप, रेट. ठीक है, तो हमने ये देख लिया सारी चीज़ें. ठीक है, कि ये चीज़ जो सरकार जो थी केरला की गवर्नमेंट की, वो इस इश्यूज़ को एड्रेस कर पाई एंड इन्होंने सक्सेसफुली इन इश्यूज़ को सॉल्व भी कर दिया. ठीक है, आई पुट माई सेल्फ अप सो दैट यू कैन सी द थिंग्स. देखो, with the planning, Kerala government had focused on education, ठीक है, health, land reforms, effective food distribution and poverty alleviation. Despite low per capita income and relatively weak industrial base, the government of the Kerala was able to achieve literacy rate, long life expectancy. देखो, अगर हेल्थ अच्छी हो गई है, तुम पढ़े लिखे हो, ठीक है, अगर तुम्हारी हेल्थ बढ़िया है तो तुम ज़्यादा टाइम के लिए जी सकते हो ना. कहाँ मतलब कि बंदा 40 या 50 सर्वाइव कर पा रहा था, अब वो 70-80 तक जा पा रहा है. द केरला गवर्नमेंट लॉन्च द डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव भी देख के आई 1978 से 1987 से 1991 के बीच में. क्या देख के आई सरकार? सरकार देख के आई ये डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव.
ठीक है, विच इन्वॉल्व द कंपेन्स फॉर द डेवलपमेंट इंक्लूडिंग लिटरेसी स्पेशली इन साइंस एंड एनवायरनमेंट। मतलब कि देखो अब क्वेश्चन आ जाएगा, हु ब्रॉट द डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव? केरला गवर्नमेंट लेके आई थी। क्यों लेके आई थी? केरला की डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली साइंस और एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट के लिए। कब लेके आई थी? 1987 से 1991 के बीच में। और ये इट वॉज फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू इन्वॉल्व पीपल डायरेक्टली इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज थ्रू वॉलंटरी सिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो जो केरला के अंदर हाई लिटरेसी रेट्स वगैरह हुए थे, ये कैसे हुआ? लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, गुड एजुकेशन, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये हुआ था थ्रू द डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव विच वॉज हेल्ड इन 1987 टू 1991। इसके अंदर, इस इनिशिएटिव के अंदर लोगों ने वॉलंटरी अपनी मर्जी के साथ पार्टिसिपेट किया डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में। कैसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़? जैसे लिटरेसी, पढ़ने लिखने से विकास होता है, ठीक है, हेल्थ में, ठीक है, ऐसी चीज़ों में उन्होंने खुद कंट्रीब्यूट किया। द स्टेट हैड ऑल्सो इन्वॉल्व द इनिशिएटिव्स टू इन्वॉल्व द पीपल इन मेकिंग प्लान्स एट पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। और स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट्स को और बढ़ावा दिया, लोगों को इन्वॉल्व किया, लोगों को सिखाया कि कैसे उनको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। जो लोकल लेवल्स की गवर्नमेंट है उनके अंदर उनको समझाया कि ये जो ग्राम सभा है, पंचायत समिति है, ज़िला परिषद है, ब्लॉक समिति है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, ये सब आप ही के लिए ही हैं। आप इन्वॉल्व होगे, हमको आपकी प्रॉब्लम्स पता लगेंगी और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट साइड नोट है, व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट। लेफ्ट क्या है और राइट क्या है? लेफ्ट वो ग्रुप्स हैं जो बिलीव करते हैं सोशल चेंज, हर बंदा चेंज में बिलीव करता है। बट सिंपल सी बात है, जो बिलीव करते हैं कि स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए हर चीज़ में, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको हम कहेंगे लेफ्ट। क्या कहेंगे? लेफ्ट। जो बिलीव करते हैं कि स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए, who believe that there should be the state intervention, स्टेट इंटरफेयर करे, स्टेट रेगुलेट करे लाइफ को, ठीक है, उनको हम कहेंगे लेफ्ट। जो सोशलिस्टिक पैटर्न के फेवर में, लेफ्ट ऑफन रेफर्स टू दोज हु आर इन द फेवर ऑफ पुअर एंड सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज टू बेनिफिट दीज सेक्शंस। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, पहली बात याद रखना, लेफ्ट वो है जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे, जो स्टेट के रोल, जो स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, जो सिंपल सी बात है जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, इतना याद रखना। लेफ्ट वो होंगे जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के रोल को, कैसा रोल, जो वो इंटरवीन कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, वैसे रोल को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द लेफ्ट। ओके, राइट कौन से हैं? राइट वो है जो बिलीव करते हैं फ्री कंपटीशन होना है और मार्केट, फ्री ट्रेड मार्केट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। जैसे वो लाइसेंसिंग के थ्रू लोगों को, प्राइवेट लोगों को कंट्रोल करती है, टैरिफ्स को कंट्रोल करती है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समझ गए? अब देखो इन चीज़ों को भी, साइड नोट्स है कुछ ये, ठीक है। पीसी महालानोबिसिस, ये आपको पता है। पहली बात इस चीज़ को याद रखना जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये फाउंडर है किसके? ISI के, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, और आर्किटेक्ट है सेकेंड 5 ईयर प्लान के। मैंने बताया था सेकेंड 5 ईयर प्लान किसने बनाया सीगा? पीसी महालानोबिसिस ने बनाया था, ठीक है। और ये किस चीज़ के सपोर्टर हैं ये भी देख लो। The second supporter of rapid industrialization and active role of public sector। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर की इंटरफेरेंस हो और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ये इन्हीं के ही विचार है। ये इस चीज़ को फेवर यही करते हैं। कौन? आपके पीसी महालानोबिस। ओके, रिमेंबर दैट हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? पीसी महालानोबिस।
आपको उनकी मरने या जीने की डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए उनका मेन काम क्या था। उनका काम एक ये ISI के हेड थे, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के सपोर्टर थे, ये सब भी चीज़ें पता होनी चाहिए, समझ लो। नेक्स्ट, JC कुमारप्पा, ओरिजिनल नेम क्या है? JC कॉर्नेलिस, ठीक है। ये एक इकोनॉमिस्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर स्टडी की थी और USA के अंदर। अब आपको इतना पता होना चाहिए कहाँ पे पढ़े हमको नहीं कुछ लेना देना, जहाँ मर्जी पढ़े हमको नहीं पता। इन्होंने क्या किया ये देखना है। JC कुमारप्पा का ओरिजिनल नेम याद रखना, JC कॉर्नेलिस। अब ये देखो, इतना बढ़ना फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, जो गांधीयन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, और ही इज एन ऑथर ऑफ इकोनॉमी ऑफ क्या है? परमानेंस। क्या है? ऑथर किसके हैं? इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। इस चीज के ऑथर है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। पार्टिसिपेटेड इन प्लानिंग प्रोसेस एज मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब एक चीज और याद रखना, ऑथर किसके बताया मैंने? इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के। और इन्होंने प्लानिंग कमीशन में पार्ट दिया था, ठीक है, प्लानिंग में पार्ट दिया था, प्लानिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था। कैसे? प्लानिंग कमीशन का मेंबर बन के पहले ये प्लानिंग कमीशन का मेंबर बने, उसके बाद इन्होंने प्लानिंग में पार्टिसिपेट किया। दैट्स ऑल, याद रखते हैं इन चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट है। कौन सी बुक लिखी, कौन ISI के हेड है, पूछा जाएगा। नीति आयोग, एडेड टॉपिक ऑफ CBSE। नीति आयोग की पहले फुल फॉर्म देख लो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग इज अ पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि इसको पॉलिसी थिंक टैंक क्यों कहा जाता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सोचता है। किस चीज़ के बारे में सोचता है? ये वैसी पॉलिसीज़ के बारे में सोचता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सके? स्टेट गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन के साथ वो ऐसी पॉलिसीज़ बना सके जो देश और स्टेट का विकास कर सके। देखो, पहली एक चीज़ समझो, इस चीज़ को भूल जाओ जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। आई विल यूज दिस ब्लैंक स्पेस नाउ। नाउ ओके, नीति आयोग, मैंने बताया प्लानिंग कमीशन हटा दी गई, ठीक है, और नीति आयोग लेके आ गए। बट ऐसा चीज़ क्यों की गई? क्या हम खुश नहीं थे? क्या वो डेवलपमेंट गोल जब तक अचीव नहीं कर पा रहे थे तभी हम ये नीति आयोग थिंक टैंक लेके आए? ऐसा क्या हुआ था? हुआ ये था, कहीं ना कहीं अभी तक हमने प्लानिंग कमीशन देखा, वो इफेक्टिव भी इतना नहीं रहा, ठीक है, इट वॉज नॉट सो इफेक्टिव, ठीक है। तो अगर वो इफेक्टिव नहीं रहा तो हमने क्या सोचा, क्यों इफेक्टिव नहीं रहा? एक तो वो अच्छे से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था। दूसरी बात, अगर हमने प्लानिंग कमीशन का कॉम्पोजिशन मैंने पढ़ाया था, इसके अंदर एक थे प्राइम मिनिस्टर, दूसरे थे एक्सपर्ट्स। फ्रेंड्स, क्या आप देख पा रहे हो? इसके अंदर कोई भी कैबिनेट नहीं है, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं आ रहे, ठीक है। इसकी कॉम्पोजिशन अभी तक हमने देखी, प्राइम मिनिस्टर और एक्सपोर्टाइज थे, ठीक है। फ्रेंड्स, इसके अंदर ना अभी तक कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के बंदे, कोई भी चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के हमको नहीं दिख रहे। इसके अंदर सिर्फ मुझे प्राइम मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट या फिर इस एक्सपोर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, ठीक है, स्टेट का कोई भी बंदा नहीं। मतलब कि कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन एक सेंट्रलाइज सिस्टम बन के रह गया था। सेंट्रलाइज समझते हो ना, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर हो, ठीक है। स्टेट का कुछ सुनता ही नहीं था, स्टेट के ओपिनियंस ही नहीं मैटर करते थे। क्यों? क्योंकि स्टेट का कोई भी बंदा ही नहीं था कॉम्पोजिशन के अंदर प्लानिंग कमीशन के। सो व्हाट इट वाज डिसाइडेड, कि हम इस बॉडी को रिप्लेस करेंगे और एक नई बॉडी लेके आएंगे, ठीक है। वो उस बॉडी का नाम क्या होगा? नीति आयोग।
ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये बॉडी क्या काम करेगा, ये बॉडी स्टेट गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक्सपर्ट्स भी होंगे, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग होंगे, मतलब कि चीफ मिनिस्टर्स विल आल्सो बी पार्ट ऑफ दिस नीति आयोग। फ्रेंड्स, अब इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि अब सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। अब दोनों की सुनी जाएगी, ठीक है, फेडरलिज्म को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, एक फ्रेंडली बेस बनेगा सेंटर और स्टेट के बीच में, मिलके इकट्ठे होके वो ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगी जो देश का विकास करेंगी, ठीक है, जो पूरे इंडिया का विकास करेगी। समझ रहे हो मेरी बातों को? अब देखो, नीति आयोग इज द पॉलिसी और इज अ थिंक टैंक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की बेस पे सोचता है, एस्टैब्लिश टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब कि स्टेट के साथ, किसके साथ, अच्छे से स्टेट के साथ, विद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय फोस्टरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वो एक थिंक टैंक है, ठीक है, इंडिया का, जो किसके साथ मिलकर काम करेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेगा और पॉलिसीज बनाएगा, ठीक है, समझ गए। और कैसी अप्रोच फॉलो की जाएगी, और बॉटम अप अप्रोच का नाम याद रखना, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है, समझो अब इस चीज़ को भी। बॉटम अप अप्रोच, बेटा प्लानिंग कमीशन में ना एक ही चीज़ की दिक्कत थी, बॉटम, एक मिनट बता रही हूँ, अप अप्रोच। प्लानिंग कमीशन में ना एक ही चीज़ की दिक्कत आ रही थी, वो क्या थी, उसके अंदर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और वो बाकी बंदे थे, ठीक है, एक्सपर्ट्स थे, स्टेट का कुछ भी नहीं था। मतलब कि सारा अप, सेंटर बड़ी होती है फिर स्टेट आती है ना, अप होगा स्टेट बॉटम में आएगी, ठीक है। मतलब कि सबका सारा का सारा स्टेट का इन्वॉल्वमेंट था, गॉट माय पॉइंट, सेंटर का इन्वॉल्वमेंट था, किसमें, प्लानिंग कमीशन में। वो अप वाली अप्रोच फॉलो करते थे, बट ये बॉटम टू अप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्टेट का ज़्यादा सुना जा रहा है, मतलब कि यहाँ से नीचे से ऊपर तक चल रहा है। यहाँ प्लानिंग कमीशन में तो अकेला हम सेंटर यूज़ करते थे ना, अकेला प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, ठीक है, वो ही, या बाकी एक्सपर्ट्स मेंबर्स थे, वो ही थे, बाकी और कोई नहीं था ना, यही बताना चाह रही हूँ मैं आपको। बट यहाँ पे नीति आयोग बॉटम से अप की अप्रोच फॉलो करता है, मतलब कि नीचे से ऊपर तक की सुनी जाएगी, स्टेट से सेंटर, हमेशा ये होता है सेंटर से स्टेट, स्टेट से लोकल, बट नहीं, अब स्टेट से सेंटर। कहीं ना कहीं ये वही बता रहे हैं, सेंटर की इन्वॉल्वमेंट, स्टेट की इन्वॉल्वमेंट लेके आ रहे हैं डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। देखो अब आगे बढ़ो, देखो, वेट अ मिनट। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 अगस्त 2014 को बोल दिया था कि वो प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर रहे हैं और नीति आयोग लेके आ रहे हैं। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग आ गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टेक्निकल रेजिस्टेंस, क्या करना है, टेक्निकल रेजिस्टेंस देना है टू द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग द पॉलिसी एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। सेंटर लेवल पे पॉलिसी बन रही है, चाहे स्टेट लेवल पे पॉलिसी बन रही है, नीति आयोग का काम यही है, टेक्निकल हेल्प देना, टेक्निकल रेजिस्टेंस देना, ठीक है, इन मेंबर्स को। ओके, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, प्राइम मिनिस्टर होंगे जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, ठीक है, उसके बाद ही अपॉइंट्स, और आगे एक वाइस चेयरपर्सन भी होंगे, और एक होगा एक्स ऑफिशियो पर्सन जो प्राइम मिनिस्टर होगा, एक होगा वाइस चेयरपर्सन जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अरविंद पनग्रिया पहले वाइस चेयरमैन थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थिंक टैंक नीति आयोग के, और अभी के कौन है, राजीव कुमार, अभी के कौन है, राजीव कुमार, ठीक है, अभी के राजीव कुमार हैं। अब एक चीज़ को याद रखना,
ठीक है, कि अगर आपको पूछते हैं कभी भी, कोई भी पूछता है कि प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग क्यों दे के आगे, पहला रीज़न कि पॉलिसीज़ तो बढ़िया बनाई प्लानिंग कमीशन ने, बट नॉन इम्प्लीमेंटेशन, अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। दूसरा रीज़न कि स्टेट की इन्वॉल्वमेंट वाज नॉट देयर। और जो नीति आयोग है, इट हेल्प्स टू डेवलप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये बॉटम टू अप वाली अप्रोच यूज़ करता है, ये नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, जेन्युइनली ऊपर से नीचे होता है सब, ये नीचे से ऊपर जाते हैं, स्टेट से ये सेंटर तक जाते हैं, समझ गए। विद दिस योर चैप्टर कम्स टू एन एंड, ओके। सो हियर इज दिस लाफिंग इमोजी। सो MCQs अपलोड हो जाएंगे, आज क्विज होगा, रेडी रहना, मिक्स क्विज होगा। चलो, टिल द टाइम बी सेफ, रिवाइज, and best of luck for your exams. Bye bye. Take care.